जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन पर, जहां अपन पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड 2023 के लिए फिजिक्स। तो फिजिक्स में अपन ने अब तक जड़त्व गुण यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें लास्ट अपन ने पढ़ा था डिस्क के बारे में, चकती के बारे में, mr²/2 एंड उससे पहले रिंग पढ़ा था mr²। अब नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं खोखला बेलन, होलो सिलेंडर और उसके बाद ठोस बेलन पढ़ेंगे, सॉलिड सिलेंडर, उसके बाद गोला पढ़ेंगे, खोखला और सॉलिड दोनों पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब देखिए बात करते हैं खोखला बेलन होलो सिलेंडर का जड़त्व आघूर्ण। खोखला बेलन होलो सिलेंडर का जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? बेलन की अक्ष के सापेक्ष, विथ रेस्पेक्ट टू सिलेंडर एक्सिस। अब सिलेंडर की अक्ष कौन सी होती है? ये वाली, इट्स कॉल्ड सिलेंडर नेचुरल अक्ष। समझ गए? यानी कि मतलब नॉर्मली अगर आपसे कोई बोले कि बेलन की अक्ष, तो बेलन की अक्ष यही होती है, इसके चारों ओर बेलन होता है, ऐसे मतलब बीच में से जो निकलती है ना, वो बेलन की अक्ष होती है। ठीक है, उसी प्रकार जो चकती होती है, चकती की भी अगर नॉर्मली बोले चकती की एक्सिस, तो वो ये जो बीच वाली लंबवत होती है अक्ष वही होती है। ठीक है, नॉर्मल। तो और अगर कुछ दिया हुआ है कि पर्टिकुलर ये अक्ष है, ये अक्ष से नाम है, तो बात अलग है। बाकी अगर ओनली फॉर बोला है कि अक्ष यानी कि बेलन की अक्ष, ठीक है, सिलेंडर अक्ष, तो इसका मतलब होता है ये एक्सिस। ओके, बात क्लियर? चलिए अब देखो, आपको इस पूरे बेलन का मास दिया हुआ है m, रेडियस दी हुई है r। रेडियस r है, देखिए ये कितना दिया हुआ है? r दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? r। अब आपको निकालना है इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। अगर इसको मैं a भी मान लूं तो आपको फाइंड करना है IAB। ठीक, अब यहां से आप ध्यान से देखोगे एक्चुअली में, तो ये जो बेलन है, जो सिलेंडर है, सिलेंडर को आप काट के देखो। अगर आप सिलेंडर के पार्ट करो, अगर बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे, बिल्कुल ऐसे से, तो ये क्या बनेगी? रिंग बनेगी। रिंग बनेगी ना, वलय बनेगी। अगर सिलेंडर को काट दो, बेलन को, क्योंकि खोखला बेलन है, ठीक है, होलो सिलेंडर है, तो इसको आप काटोगे तो वो अपने आप क्या बन जाएगी? रिंग्स बन जाएगी। मतलब एक रिंग यहाँ पे, एक रिंग यहाँ पे। समझ गए? बात समझ गए ना टोटल? तो यहाँ कुल मिला के एक्चुअली में अगर मान लो इसके मैंने कितने भी पार्ट कर दिए, ठीक है, मैंने मान लिया कि बहुत सारे पार्ट किए। फॉर एग्जांपल मैंने एक पार्ट किया, इसका एक रिंग बनी, और यहाँ से मैंने काटा, ठीक है, यहाँ से मैंने कट किया, तो क्या बना? एक रिंग बनी। ठीक, फिर मैंने नीचे और कट किया तो दूसरी रिंग और बनी, तीसरी और बनी। ठीक है, तो अगर इस पूरे का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सारी रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उनको ऐड करेंगे तो अपने को मिल जाएगा। ठीक है, तो IAB तो m1, और ये r तो है ही सभी के लिए, r² प्लस m2 r² प्लस m3 r²। समझ गए? अगर ये छोटी छोटी रिंग अपन ले, m1 मास की, m2 मास की, m3 मास की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा कितनी बहुत सारी रिंग कर सकते हैं। तो एक्चुअली में जब आप देखोगे तो ये m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 जहाँ तक जाए वहाँ तक, चलो ठीक है, r²। अब ये m1 प्लस m2 प्लस m3 टोटल कितना होगा? टोटल मास तो m के बराबर ही होगा भाई। आप इसको m को ही डिवाइड कर रहे हो, कितने ही पार्ट में करो, सभी पार्ट को जोड़ोगे, ऐड करोगे, तब मिलके तो m ही आएगा। बात क्लियर है ना? तो IAB क्या हो जाएगा? mr²। IAB क्या हो जाएगा? mr²। समझ गए? यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला किसके लिए आ रहा था? रिंग के लिए आ रहा था, वलय के लिए आ रहा था, वो का वो आपके खोखले बेलन के लिए यानी कि होलो सिलेंडर के लिए भी आ रहा है। समझ गए? अब दूसरा एक रीजन बताओ, आपको सिंपल सा लैंग्वेज में समझाता हूँ। ठीक है, आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ। अगर मान लो कि आपके पास ये बेलन है, ठीक है, ऐसा सिलेंडर टाइप, ठीक है, इसको आप दबा दो, ऐसे ऐसे बेलन है, उस बेलन को दबा दो, मतलब ऐसे बहुत दबा दिया, फोर्स बिल्कुल, मतलब ठीक है, तो एक वो रिंग जैसा बन जाता है, चपटा। समझ गए? तो आखिर में ये आप देखोगे तो सबसे मेन
बात क्या मैटर करती है कि अपना मेन टारगेट होता है कि अपना जो मास है ना द्रव्यमान, वो अपन जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं उससे कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, कितनी लंबवत दूरी पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो सारा मास, यहाँ वाला मास ले लो, यहाँ वाला मास ले लो, यहाँ वाला मास ले लो, कुछ भी हो वो सारा कितनी आर डिस्टेंस पे ही है, सारा आर डिस्टेंस पे। भले यहाँ वाला कोई मास ले लो तो वो भी कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर। यहाँ वाला ले लो तो भी वो कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर। समझ गए? तो अपने को ये कितना भी ऊपर नीचे हो, समझ गए, ये ऊपर भले कितना भी लंबा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एल जो बेलन की लंबाई है, जो सिलेंडर की लेंथ है, उससे कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? अगर ये एल बिल्कुल भी छोटा हो जाए, एल इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, देन वो क्या बन जाएगा, रिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी? रिंग बन जाएगी। ठीक है, और तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एल कितना भी हो आपका हमेशा एम आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में कोई आपको एग्जामिनर सवाल को ऐसे बनता है, एक बेलन की लंबाई इतनी है, उसकी त्रिज्या इतनी है, ठीक है, तो आपको मतलब लेंथ दे दे, रेडियस। बहुत बार ऐसा होता है कि कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जबकि उसका यूज कुछ नहीं होता। समझ गए? तो इसीलिए आई ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक रिंग बनाता है, रिंग 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 रिंग। ठीक है, तो आई ए बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, सॉलिड सिलेंडर की। किसकी बात करते हैं? सॉलिड सिलेंडर की। ये किसके समान है? ये खोखला बेलन, ये है रिंग के समान। तो सॉलिड सिलेंडर किसके समान होगा? डिस्क के समान। चलिए अब देखिए, अब आपको निकालना है जड़त्वागुण किसके लिए, ठोस बेलन यानी कि सॉलिड सिलेंडर का जड़त्वागुण। ठीक, बेलन की अक्ष के सापेक्ष यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू इट्स नेचुरल अक्ष। ठीक है, जो इसकी नेचुरल अक्ष होती है बेलन की, सिलेंडर की, वो कौन सी है? ये ए बी। बात क्लियर? चलिए अब देखो, सॉलिड सिलेंडर यानी कि बिल्कुल पूरा भरा हुआ, अंदर से पूरा भरा हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बताऊं, रोटी बनाने का बेलन होता है, ठीक है, तो उसमें एक्चुअली वो दो एंड वो काट दो, जहाँ से अपन पकड़ते हैं ना उसको, वो दो एंड वो पीछे वाले वो काट दो। ठीक है, यानी कि ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा ऐसा। हाँ, अब ये मत कहना सर आपको कैसे पता बेलन कैसा होता है, क्योंकि रोटियाँ मैंने बहुत बेली है भाई। ठीक है, तो ये वाला भाग अगर हटा दो, इस वाले पोर्शन को हटा दो, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, ये एक्चुअली में वो क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड होता है। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा सॉलिड यानी कि पूरा पूरा भरा हुआ, ये अंदर मटेरियल पूरा भरा हुआ होता है। ठीक है, पूरा भरा हुआ, समझ गए? तो इसलिए मैंने ये ऐसे ऐसे बनाया है। ठीक, अब इसका आपको निकाला जड़त्वागुण, तो क्या करोगे? सिंपल सी बात है, ये क्या है, पूरा को पूरा अपने आप में अगर आप इसको पार्ट करो, इसके पार्टीशन करो, इसका एक छोटा सा पार्ट कर दिया, ऊपर से पार्ट निकाल दिया चक करके, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके सामने चकती, डिस्क बन जाएगा। यानी कि ये जो अब जो जितने पार्ट करोगे ना वो अपने आप में क्या बन जाएगी, डिस्क बनेगी, ऐसे डिस्क। समझ गए? ये डिस्क, अगर मान लिया कि ये डिस्क जो अपन कर रहे हैं कट, उसका मास m1 है, इसका m2 है, m3 है, m4 है, ऐसे करते 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 अपन वो करेंगे कट। ठीक है, अब इस पूरे का मास m है, ये रेडियस कितनी है, r है। तो आपको निकालना है आई ए बी, एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो यानी कि आप क्या करोगे, ये स्मॉल स्मॉल जो भी आपकी डिस्क है, चकती है, इनका जड़ता को निकाल के जोड़ दोगे। यानी कि क्या हो जाएगा भाई, चकती के लिए क्या होता है, m1/2 आर स्क्वायर, क्योंकि सभी के लिए रेडियस तो सेम होगी। आप कैंसिल करोगे, आप जब काटोगे, कट करोगे तो क्या करोगे, सभी के लिए रेडियस सेम होगी, m2/2 आर स्क्वायर प्लस m3/2 आर क्यूब और डॉट 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 चलिए जाइए। ठीक है, अब जैसे कि आई ए बी, तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, ये m1 प्लस m2 डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक अपन जितने पार्ट कर सकते हैं वो बाहर क्या जाएगा, r²/2। अब अपने को पता है कि जितने भी पार्ट करो आखिर में उनका जो टोटल मास है वो तो किसके इक्वल होगा, m के इक्वल ही होगा। तो आई ए बी कितना जाएगा, m r²/2,
mr²/2। ये किसके लिए आया रिगार्डिंग, जो अपन डिस्क के लिए पढ़ा था, चकती के लिए पढ़ा था, वैसा का वैसा फॉर्मूला आया है, सेम टू सेम एग्जैक्ट। और अपन समझ भी सकते हैं क्यों, क्योंकि अगर आप सॉलिड सिलेंडर को ऐसे दबा दो, पूरा ऐसे दबा दो, तो क्या बन जाता है, चकती बन जाता है। बात क्लियर, ठीक है। उस चकती में आप देखोगे, उस जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, आप जैसे कि इसको दबाओगे किसी को, जैसे कि ये सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, इस सॉलिड सिलेंडर को आप दबा रहे हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एक पार्टिकल कण है, तो जब आप दबाओगे तो ये दबता 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 यहाँ नीचे आएगा, तो आखिर में अपने को इस लेंथ से तो कोई मतलब ही नहीं, अपने को होता है इस लंबवत दूरी से, परपेंडिकुलर लेंथ से मीनिंग होता है अपना, क्योंकि अक्ष से कितनी लंबवत दूरी है वही अपने लिए काम आता है, क्योंकि जो डिस्टेंस है हमेशा ऐसे करते हैं भाई, द्रव्यमान इनटू अक्ष से लंबवत दूरी का स्क्वायर, यानी कि अक्ष से जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है उसका स्क्वायर। तो अगर यहाँ लेके आओगे तब भी ये इस पॉइंट पे आएगा और तब भी ये डिस्टेंस जो सेम ही रहेगी, समझ गए, बात क्लियर ना। तो इसीलिए ये सिलेंडर की लेंथ कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अपने को, ठीक है, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़े, सिलेंडर भले कितना ही लंबा हो और भले बिल्कुल एक एज चकती जैसा क्यों ना हो, डिस्क जैसा, उसका फॉर्मूला हमेशा क्या आएगा, mr²/2। कंडीशन ये कि वो सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड यानी कि पूरा भरा हुआ, बात क्लियर। तो इस L से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर L बहुत बहुत स्मॉल है ना, तो वो क्या बन जाएगा, डिस्क बन जाएगा, क्या बन जाएगा, चकती बन जाएगा, समझ गए, बिल्कुल ऐसा, ऐसे बनती है चकती। ये अगर ये बढ़ गया थोड़ा और, तो ऐसी ऐसी चकती एक के ऊपर एक रखते जाओ, चकती एक के ऊपर एक चकती रखते जाओ, वो क्या बन जाता है, सॉलिड सिलेंडर, बात क्लियर। चलिए फिर भी कोई एग्जाम्पल के लिए लेना है ना, तो क्या करना, खीरे का सीजन अभी, खीरा आता है ना, हाँ हमारे यहाँ मारवाड़ी बोलते हैं काकड़ी, ठीक है, सिरोही वाली मारवाड़ी में, अब मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या बोलते हैं। खीरा होता है, जो काकड़ी होती है उसको है ना मस्त काटो, ऐसे 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 थोड़ी थोड़ी काटोगे ना, तो मतलब कैसे, मतलब बिल्कुल वो आपको क्या मिलेगी, डिस्क मिलेगी, चकती मिलेगी, ठीक है। ऊपर जो पूरी जो काकड़ी होगी वो किसके समान होगी, वो सिलेंडर के समान। आप ये मत देखना कि सर वो थोड़ी मुड़ी हुई है, हो सकता है, ठीक है, थोड़ी सी सीधी ले लेना, बात क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं स्फीयर यानी कि गोले की तरफ। अब देखिए, अपन गोला पढ़ने से पहले, स्फीयर के बारे में पढ़ने से पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक बेलन, देखो मैं आपको उस टाइप की क्वेश्चन नहीं करवा रहा कि जैसे कि अगर मैंने जैसे कि mr², आपको पता है वैल्यू mr², आपको m का मान दे दिया, r का मान दे दिया, तो आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, समझ गए। इस टाइप के सवालों में कॉन्सेप्ट होते हैं जहाँ आप घूम जाते हो, फिर एग्जाम में सवाल नहीं हो पाता। नहीं तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं दे दूँ कि भाई एक बेलन है जिसका द्रव्यमान m इतना दिया हुआ है, त्रिज्या r दी हुई है, ठीक है, उसका आप जड़ता हुआ ज्ञात करो, मोमेंटम निश्चय, तो उसमें क्या करना है, कोई बड़ी बात नहीं है यार, सिंपल सी बात है, जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रखनी है, उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, जोड़ भागी गुणा भाग करना है, समझ गए। तो वो तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो वो कोई एक तरीके से ऐसा नहीं हुआ कि फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया, वो तो फिर एक तरीके से एक मतलब एक कैलकुलेशन करना हो गया, समझ गए। फॉर्मूला आपको याद था, आपने फॉर्मूले में जो मान था वो रख दिया और कैलकुलेशन किया। फिजिक्स के क्वेश्चन रियल में ऐसे ये बनती, ये होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर इनको समझ गए ना, और आपको अगर कैलकुलेशन आती है करनी, तो उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ गए, फिर आप सारे सवाल अच्छे से कर लोगे, ठीक है। चलिए अब देखो ये क्या कह रहा है, पहले तो मैं हिंदी में बोलता हूँ अच्छे से, कि एक बेलन जिसका द्रव्यमान m है तथा त्रिज्या r है, ओके क्लियर। यदि इस बेलन को इसकी अक्ष के समांतर दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो इसके प्रत्येक आधे भाग का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो। यानी कि ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिसका मास m है एंड रेडियस r है। यदि इस सिलेंडर को इसकी जो अक्ष है उसके पैरेलल दो बराबर भागों में, दो सिमिलर पार्ट, सेम पार्ट में बांट दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो उसके प्रत्येक हाफ पार्ट है, जो हर एक जो आधा भाग है हाफ पार्ट है, उसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बात क्लियर। अब देखो सिंपल सी बात है, अब मैं आपको इस सवाल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। पहली बात, इसने लिखा एक बेलन यानी कि सिलेंडर। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर सिलेंडर मीन्स कौन सा वाला सिलेंडर सर,
होलो या फिर सॉलिड, खोखला या फिर ठोस। समझ गए कि सर इसने तो सिर्फ बेलन बोला है, ये खोखला बेलन मानना है या ठोस बेलन मानना है? तो देखो एक बात खोपड़ी में घुसा के रख लेना, बेलन अगर किसी ने बोला है कि बेलन, तो आप उसको ठोस ही मानोगे। क्या मानोगे? बेलन अगर किसी ने बोला है तो आप उसको ठोस ही मानोगे। खोखला बेलन ठोस बेलन की एक विशिष्ट स्थिति है। समझ गए कि यानी कि मतलब खोखला बेलन विशिष्ट स्थिति है किसकी? ठोस बेलन की। समझ गए? अगर वो सिंपली बोले कि बेलन, तो आपको ठोस बेलन ही मानना है। यानी कि अगर किसी ने बोल दिया सिलेंडर, सिलेंडर मीन्स कौन सा? सॉलिड सिलेंडर। सिलेंडर मीन्स सॉलिड सिलेंडर। समझ गए? लेकिन यदि उसने पर्टिकुलरली मेंशन किया है कि होलो सिलेंडर, देन ओके, तब आप मान सकते हो कि ये खोखला है, होलो है। समझ गए? नॉर्मली बोला सिलेंडर, इसका मतलब सॉलिड सिलेंडर। बात खत्म। अगर सिंपली बेलन बोला तो इसका मतलब होता है ठोस बेलन। ठीक, इसका द्रव्यमान m है तथा त्रिज्या क्या है? r है। यदि इस बेलन को इसकी अक्ष के समांतर दो बराबर भागों में बांट दिया, यानी कि बेलन की एक्सिस कौन सी होती है? तो तुम्हें बेलन बनाते हैं सॉलिड, ये जो सॉलिड वाला है इसको बनाते हैं। चलिए, अब इसकी एक्सिस कौन सी वाली है? ये वाली, ये वाली होती है इसकी एक्सिस, और ये बनता है पूरा बेलन सॉलिड। ओके, इसी प्रकार अपन जब स्पेयर पढ़ेंगे गोला, तो उसमें भी ध्यान रखना, अगर आपको कोई बोले कि गोला स्पेयर, यानी कि वो सॉलिड है। समझ गए? जब तक वो मेंशन नहीं करे कि खोखला गोला, ठीक है, या फिर होलो स्पेयर, तब तक आपको उसको होलो नहीं मानना है, उसको खोखला नहीं मानना है। समझ गए? जब भी वो खोखले की बात करेगा तो आपको लिखेगा, बोलेगा कि हाँ ये खोखला है, ये होलो है। बात क्लियर? अब ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इसका मास कितना है? टोटल जो मास है m था, रेडियस r थी। इसको क्या कर दिया? इसकी एक्सिस के समांतर, यानी कि एक्सिस के पैरेलल। तो इसकी एक्सिस कौन सी है? ये वाली। इसके पैरेलल यानी कि सेम, समांतर दो बराबर भागों में काट दिया जाए, यानी कि सेम। इसके एक्सिस के पैरेलल मतलब ये वाला, पैरेलल मतलब इसके सेम, सेम दो बराबर पार्ट में डिवाइड करना, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट तो ये हो गया, चलो मैंने ये पार्ट काट दिया, इसको मैं एक पार्ट इस साइड, एक पार्ट इस साइड, यानी कि इसको क्या कर दिया? ऐसा कर दिया, इस टाइप का कर दिया। अगर इसको इस टाइप का कर दिया तो इसका मास कितना हो गया? m/2, और m/2 वाला एक पार्ट इस साइड चला गया। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब आपको इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जड़ता गुण आपको ज्ञात करना है। एक पार्ट ऐसा कैसे, इस साइड भी है, दोनों को सेम सेम आएगा। ठीक है, तो इसका कितना होगा? तो देखो इसका सेम टू सेम, आप देखो ये क्या है, ये एक्चुअली में क्या बन रहा है? ये जो अपन ने हाफ डिस्क वाला पढ़ा था, सेम टू सेम हाफ डिस्क ही है, क्योंकि जो फुल डिस्क होता है वो फुल सॉलिड सिलेंडर यानी सिलेंडर के बराबर। उसी प्रकार जो हाफ सिलेंडर है वो अपने आप में क्या होगा? हाफ डिस्क होगा। हाफ डिस्क यानी अर्ध शक्ति जैसा होगा। ये देखो अर्ध शक्ति बन रही है, तो ऐसी ऐसी बहुत सारी क्या बन जाएगी? अर्ध शक्ति। ऐसी ऐसी बहुत सारी क्या बन जाएगी? अर्ध शक्ति, अर्ध शक्ति। ठीक है, तो अब देखो, अब ध्यान रखना, अब बात में इंपॉर्टेंट क्या है, अब मैं इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है। ठीक है, अब देखो, जब मैंने आपको शक्ति के बारे में पढ़ाया था तो ये शक्ति थी, ठीक, ये शक्ति, ये डिस्क के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, जिसका ये m था, ये r था। समझ गए? अब यदि इसी शक्ति के बारे में यदि आप ऐसा मैंने बताया था उस दिन, ठीक है, और इसका अगर ये m है, r है, तो दोनों ही केस में इनका क्या होता था? 1/2 mr²। इस केस में भी 1/2 mr²। बात क्लियर? यानी कि अपने को इस मास से मतलब है, बाकी 1/2 r² तो आई गई, इस मास से अपने को मतलब है। ठीक, बात क्लियर? ठीक है, तो अब देखो सेम टू सेम यहां पर भी होगा। फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला क्या है कि ये मास कितना है
भाई 1/2 अपने जो मास और आर स्क्वायर, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर मास अब m नहीं होगी m/2 आ गया, मास m नहीं होगी m/2 आ गया। तो अब क्या हो जाएगा ये, अब आप देखोगे तो एक्चुअली में ये हो जाएगा m/2 पूरे के नीचे 2 और आर स्क्वायर, यानी कि m/4 आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आई अगर इसको ए बी एक्सिस मानो तो विथ रिस्पेक्ट टू आई ए बी m/4 आर स्क्वायर, m/4 आर स्क्वायर। अब जो उसका ये हो गया पार्ट फर्स्ट, अब इसका पार्ट सेकेंड है तो उसका भी क्या होगा, आई ए बी के रेस्पेक्ट में m/4 आर स्क्वायर ही होगा। बात क्लियर। जब आप इन दोनों को अगर जोड़ के देखोगा तो इस पूरे जो सिलेंडर का है वो कितना आना चाहिए, m/2 आर स्क्वायर। तो आई का देखो फुल की यदि बात करें तो आई ए बी 1 प्लस आई ए बी 2 कितना हो जाएगा m/4, और यहाँ से m/4 तो ये m/2 आर स्क्वायर। बात क्लियर। तो इसलिए चीज़ों को समझना है, ठीक है, फॉर्मूले रटना नहीं है, ठीक है, कब कहाँ पर क्या मास दिया हुआ है उसको भी समझना है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप जब भी आप सिलेंडर के बारे में मतलब सॉल्व करो तो उसको, अगर आपको सॉलिड सिलेंडर है तो आपको एक क्या मानना है, डिस्क या चकती मान के चलना है, वो मान के चलोगे तो सवाल आपके लिए इजी हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप होलो की बात करते हो, खोखले की बात करते हो, तो उसको आपको रिंग या वलय मान के चलना है, उसके बाद क्वेश्चन अपने सॉल्व हो जाएगा। आपको इस लेंथ से कोई मतलब नहीं, अपने को इस लेंथ से कोई मतलब नहीं, ठीक है। आप उसको ऐसे सिंपली ऐसा मान के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बात क्लियर। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। यहाँ पर क्या, ये किसके लिए था, डिस्क के लिए। किसके लिए था, डिस्क, चकती के लिए 1/2 mr स्क्वायर। और ये यदि मास, क्योंकि इसको अगर अपन मोड़ के इस साइड ले जाए तो सेम टू सेम ये मास वो क्या हो रहेगा 1/2 mr स्क्वायर, समझ गए इसका। लेकिन चूंकि यहाँ पर अब अपन इसको एज्यूम करते हैं तो ये m नहीं होके m/2 है, ठीक है। तो इस केस में अपने m/2 रख दिया। अब इसको चेक करने के लिए आपकी अपना आंसर सही है या गलत है, तो अपने क्या किया भाई, एक पार्ट का m/4 आर स्क्वायर, दूसरे पार्ट का m/4 आर स्क्वायर, लेकिन अब तो पता है कि टोटल पार्ट का कितना होना चाहिए, m/2 आर स्क्वायर। तो आ गया अपने पास m/2 आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, हो सकता है कुछ चीज़ें आपके ऊपर से निकल भी गई हो, तो ये जो बोले ना पॉइंट सारे, उनको अच्छे से समझना। और कुछ अगर डाउट है तो जब मैंने चकती के बारे में बताया था, जब मैंने डिस्क समझाई थी लास्ट क्लास में, उसको एक बार फिर से उस पर जंप करके उसको देखना, गारंटी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप देखिए, आप पढ़ते हैं गोला, स्पेयर के बारे में, ठीक है। गोला तो क्या होता है पता है, बॉल, ठीक है ना। बॉल क्या है, अपने गोला एक, ठीक। तो ठोस गोला, खोखला गोला, स्पेयर। खोखला गोला यानी होलो स्पेयर, ठोस गोला सॉलिड स्पेयर। किसके सापेक्ष निकालना है, क्योंकि अपने को अक्ष बतानी पड़ेगी, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स डायामीटर, व्यास के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, व्यास के सापेक्ष। तो अब आप जो गोला है एक्चुअली में, तो व्यास यानी कि मतलब उसके सेंटर पॉइंट से वो एक्सेस पास होनी चाहिए, यानी कि जो गोला है, स्पेयर है, उसके केंद्र से, सेंटर से वो एक्सेस पास होनी चाहिए। बस जो सेंटर से पास होगा वो अपने आप में क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, वो व्यास ही होगा भाई। जो रेखा, जो गोला होता है उसके केंद्र से गुजरेगी वो क्या होगा, उसका व्यास होगा, डायमीटर होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना है व्यास, यानी वो कैसे भी हो सकता है, ऐसे 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 भी हो सकता है, समझ गए। इसके बहुत सारे हैं, बात समझ रहे हो ना। मतलब ये भी क्या है, इसका एक इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी सेम ही आएगा, ऐसे देखोगे तो भी सेम ही आएगा। ये भी एक एक्सिस क्या बना, डायमीटर, सारे क्या है, डायमीटर है, सारे क्या डायमीटर है, ठीक है। ये भी क्या है, सेम ही है। तो इन सभी एक्सिस के लिए कौन सा है, खोखला, क्या होगा, I = 2/3 mr स्क्वायर। इसका डेरिवेशन होता है, ठीक है, इसका डेरिवेशन होता है, लेकिन उसके पीछे अपने को भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उस डेरिवेशन को अपने को करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उसमें टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हो ना, ठीक है। ये फॉर्मूले याद रख लो, वो काफ़ी है। बस इसका डेरिवेशन कहीं कुछ इतना कुछ ज़्यादा आपको सिखा भी नहीं रहा, ठीक है। और डेरिवेशन कैसे करते हो अपने पहले
पढ़ी भी ये चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए कोई इसका रोल नहीं है डेरिवेशन का, ठीक। सीधा आपको डायरेक्टली फार्मूला याद रखना है। अब देखो उसी प्रकार सॉलिड की बात करें, ठोस की, उसमें भी वही डायमीटर सेंटर पॉइंट से पास होनी चाहिए। ये सारे क्या है डायमीटर वाले, सॉरी यहाँ से, हाँ ठीक है। तो उसके लिए होता है I = 2/5 mr², I = 2/5 mr², ठीक है। तो अब देखो, अब अधिकतर बच्चों के साथ होता क्या है कि उनको ये तो पता रहता है कि एक का मान 2/3 और एक का मान 2/5 है, लेकिन किसका 2/3 है और किसका 2/5 है। तो मैं आपको एक बिल्कुल सरल आइडिया दूंगा जिससे आप कभी नहीं बोलोगे, कभी भी आपके दिमाग से ये नहीं निकलेगा। देखो सिंपल सी बात है, जब आप खोखले की बात करोगे, होलो की बात करोगे, ठीक है, तो साफ बात है उसका सारा मास कहाँ पर है, इस पॉइंट से, यानी कि जो आप एक्सेस लोगे, यानी कि जो डायमीटर लोगे उससे क्या है सारा मास। देखो ये मास पूरा का पूरा एक मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे ये सारा क्या है मैक्सिमम डिस्टेंस पे मास है, ठीक है। ये देखो ये सेम है, ऐसा ही है समझने में, जैसा एक रिंग के लिए आप देखते हो, ठीक है। रिंग में क्या होता है, रिंग का ज़्यादा होता है, जबकि जो डिस्क होती है, चक्ति होती है, उसका क्या होता है कम होता है। रीजन मैंने बताया ना पहले भी, सेम टू सेम रीजन यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, ठीक है। कि जो खोखला होता है उसका क्या होगा ज़्यादा होगा वैसा 2/3 mr²। क्यों? क्योंकि मास इसका सारा मास दूर दूर होता है, ठीक है, सारा मास दूर दूर होता है, जबकि इसमें क्या होता है सारा मास दूर दूर, सॉरी इसका सारा मास फैला रहता है, मतलब यानी कि मतलब कुछ मास यहाँ पे है, कुछ मास यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, तो यानी कि बहुत सारा मास इसके एक्सिस के पास भी होता है, ऐसे 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 ऐसे, समझ गए। तो ये सॉलिड है ना, तो ये पूरा का पूरा मास बिल्कुल फैला हुआ है, जबकि इसमें पूरा मास ऐसे अधिकतम दूरी तक है, तो इसलिए वैल्यू क्या आती है ज़्यादा आती है। तो इसलिए आपको पता है भाई 2/3 ज़्यादा होता है, 2/3 ज़्यादा होता है 2/5 से, ये बड़ा है, ठीक है। तो साफ बात है जो होलो है, जो खोखला है, उसके लिए ज़्यादा होगा। तो यानी कि खोखले के लिए 2/3 होता है, खोखले के लिए 2/3 mr², और इसके लिए 2/5 mr² हो जाएगा ऑटोमेटिकली, समझ गए। ये सेम ऐसा ही है जैसे कि आपने रिंग के लिए पढ़ा था, तो रिंग के लिए क्या आता है mr², जबकि आपने डिस्क पढ़ा चक्ति, उसके लिए क्या आया mr²/2 आया, समझ गए। सेम टू सेम जब आपने क्या पढ़ा खोखला बेलन पढ़ा तब mr², ठोस बेलन पढ़ा तो mr²/2। तो हमेशा सॉलिड के लिए क्या आएगा कम ही आएगा, जबकि जो खोखला है होलो उसके लिए वैल्यू ज़्यादा रहेगी, समझ गए। तो क्या जाएगा I = इसका 2/3 mr² और इसका I = 2/5 mr²। अब देखो, अब दूसरी बात, यहां तक तो ये चीजें हो गई। अब यदि आपसे कोई पूछे कि इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालो ये एक्सिस, तो क्या निकाल सकते हैं? अपने पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है इसको निकालने का। अगर कोई पूछे इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालो तो निकाल सकते हैं, जो इसको इस स्पेयर को छू कर निकले, टच करके निकले, क्या उसके रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। उसी प्रकार डिस्क है या फिर रिंग है, उसके अपने को ये एक्सिस के लिए तो पता है, जो इसके लंबवत है और मतलब इससे ऐसे लंबवत होती है और इसके सेंटर पॉइंट से पास होती है, उसके लिए तो पता। लेकिन ये पूछ ले कि इस एक्सिस के सापेक्ष बताओ, जो ऐसे ये वाली एक्सिस जो ऐसे हो, समझ गए, ये वाली नहीं हो के ये वाली, समझ गए, इसके जो तल है उसमें से ही पास हो। या फिर कोई ऐसे पूछे इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालो, तो कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते, अपने पास फॉर्मूला नहीं है। उसी प्रकार अपन ने पढ़ी थी रॉड, पढ़ी थी छड़, अपन ने छड़ के लिए भी क्या पढ़ा था, इस वाली एक्सिस के, ये छड़ के लिए ये पढ़ा था, सिर्फ ये एक्सिस के लिए पढ़ा था। या फिर जो दूसरी कौन सी थी एक्सिस, इसको सेंटर पॉइंट से पास हो रही थी वो। लेकिन अगर इसके अलावा ये छड़ यहाँ पे है, अगर छड़ से बाहर कोई अक्ष है, इस छड़ से बाहर कोई अक्ष है, तो उसके रेस्पेक्ट में कितना होगा? या फिर कोई दूसरी अक्ष जो यहाँ पर ना तो यहाँ पर है ना ही सेंटर पॉइंट पर है, कहीं बीच में है, तो उसके रेस्पेक्ट में कैसे निकालोगे? उसका प्रॉब्लम है नहीं पता। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है? तो एक्चुअली इन सब का सॉल्यूशन है एक्सेस थ्योरम, ठीक है। क्या है इन सब का सॉल्यूशन? अक्षों की थ्योरम है वो इन सब का सॉल्यूशन है, समझ गए। तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ एक्सेस, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है अक्षों की थ्योरम। अब देखो अक्षों की थ्योरम पढ़ो, उससे पहले जो नेक्स्ट क्लास आएगी उससे पहले ना
आप सारे जो फॉर्मूले हैं ना इनको एक बार लिख के अपने रूम में जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो दीवार पे चिपका दो। सारे जो अपने रॉड से लगाकर यहाँ तक जो आए हैं उन सभी को चिपका दो लिख के, बहुत अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। चाहने को तो मैं आपको खुद एक ऐसी एक PDF टाइप में शेयर कर देता, ठीक है, टेलीग्राम पे, वो लेके आप लगा देते, लेकिन नहीं, उसमें कोई मज़ा नहीं है भाई, उसमें कोई मज़ा नहीं है, ठीक है। खुद के हाथ से लिखी हुई चीज़ से बहुत ज़्यादा याद रहता है, बहुत इफेक्टिवली, ठीक है। तो इसीलिए, और हाँ, आपको कोई सिलेंडर या गोला वगैरह ऐसा कुछ बिल्कुल ऐसे कारीगरी करने मत बैठ जाना कि पेपर में मतलब बिल्कुल मस्त गोला बना के ऐसे करके भी। हाँ, एक ले लिया पेपर, उस पेपर में पहले यहाँ बता दिया कि ये रॉड है, रॉड की इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में फार्मूला ये है, रॉड की इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में फार्मूला ये है, ठीक है। फिर आपने रिंग ले लिया, रिंग की इस वाली सिंपली, ठीक है, बस चिपका देना। और चूंकि अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट अपन कुछ भी नया फॉर्मूला डेवलप नहीं करेंगे, अपन इन्हीं का यूज़ करके और फिर जो थ्योरम है उनका यूज़ करके, फिर आपको कोई भी एक्सेस के रेस्पेक्ट में पूछे, इस दुनिया की किसी भी एक्स के सापेक्ष में पूछे, तो ये वाले जो चीज़ें और प्लस ये जो 2 थ्योरम वो पढ़ने के बाद किसी भी एक्सेस के रेस्पेक्ट में इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आप सॉल्व कर लोगे, गारंटी है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप अगली क्लास होने से पहले इन सभी को फॉर्मूलों को एक बार अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लें। थैंक यू सो मच।